हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे एडोवल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम उन टॉपिकों को पढ़ने वाले हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। काफी समय से आप इंतजार कर रहे थे सर, वो कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। ऐसे उन टॉपिकों को हमें बता दीजिए ताकि जो है हम उन टॉपिक को अच्छी तरीके से याद कर पाए। ठीक है, साल भर वो ये आप ये कह सकते हो जो होशियार बच्चे होते हैं, लगातार पढ़ते लगातार मेहनत करते, उनके लिए ये टॉपिक नहीं है। कोई टॉपिक इंपोर्टेंट नहीं होता, उनके लिए कोई मायने नहीं होता। वो पूरे के पूरे जो है एक तरीके से आप कह सकते हो सारा पढ़ के जाते हैं। एनसीईआरटी में जो दिया हो सारा इंपोर्टेंट होता है, इसलिए तो दिया हुआ है बेटा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, नहीं सर उनमें से भी कुछ तो बता दीजिए ताकि हमारा कुछ भला हो जाए, है ना। कुछ ना कुछ तो हो ही जाए हमारा भी, हम भी कुछ ना कुछ एग्जाम में पास हो जाए, कुछ नंबर लिया है। तो आज पास मार्क्स नहीं ला रहा मैं इतने शानदार टॉपिक लेके आया हूं बेटा कि जिससे आप कम से कम नहीं तो ठीक है कम से कम 80% तो बना ही सकते। इतना तो लेके चलो, 70 से 80% आप मान लो, 80 नहीं तो 70 से 80 के बीच में आप मान लो कि इतने परसेंटेज आपके बन जाएंगे। अगर साल भर तैयारी भी नहीं की है तो भी इन्हीं टॉपिकों को कम से कम पढ़ जाना बेटा, है ना। ज्यादा नहीं पढ़ पाओ तो ऐसे वो टॉपिक है, ये 35 ज्यादा टॉपिक 35 टॉपिक लेके आया हूं मैं। इन 35 टॉपिकों को आप पढ़ लेना, ठीक है। उसमें आपका हो जाएगा कल्याण, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, है ना। तो कौन कौन से टॉपिक है प्रत्येक चैप्टर वाइज लेके आया हूं। प्रत्येक चैप्टर के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है, जो कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको पढ़ने ही पढ़ने, कम से कम ये तो पक्के ही याद कर लेना बेटा। ठीक है, इनमें से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे बनेगा, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहला चैप्टर है हमारा लैंगिक जनन, पुष्पपात में लैंगिक जनन। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, याद रखना। पहला टॉपिक है गुरु बीजाणुधानी। अब देखो बेटा, गुरु बीजाणुधानी का विकास भी पूछ सकता है और गुरु बीजाणुधानी की संरचना भी पूछ सकता है। तो दोनों ही टॉपिक जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ध्यान रखना, गुरु बीजाणुधानी की संरचना भी पूछी जा सकती है और इसका विकास भी पूछा जा सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस साल तो नहीं, मतलब पिछले साल इसको पूछा ही गया है, तो ध्यान रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये याद रखना है। ठीक है, अगली बात करते हैं पराग जायन अभिक्रिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पराग जायन अभिक्रिया कम से कम 2 नंबर में पूछा जाएगा, 2 नंबर में इसको पूछा जा सकता है पराग जायन अभिक्रिया। ठीक है, एक को है द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा बेटा। कितने नंबर का? 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। अब असंजनन और बहु भ्रूणता, ये दोनों टॉपिक की डेफिनेशन पूछ सकता है और ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा इनके बारे में। हाँ, असंजनन और अनिश्चय जनन, पार्थेनोकार्पी जो होते हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको अंतर पूछा जा सकता है, इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसे भी ध्यान रखना। इनकी डेफिनेशन पूछ सकता है वो इन 3 चीजों की, इसमें से ये क्वेश्चन बनेगा। बड़ा क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर का बनेगा, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन कई सारे पूछे जा सकते हैं इसके अंदर। द्विनिषेचन किसे कहते हैं, त्रिसंयन किसे कहते हैं, ऐसे छोटी छोटी डेफिनेशन ये पूछ सकता है। लेकिन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जिनमें से बड़े क्वेश्चन बनने के चांस है, वो यहाँ से। दूसरा टॉपिक आ जाता है मानव जनन। ठीक है, मानव जनन में पहला चरण पूछे जा सकते हैं बेटा। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, सीधा सीधा चरण पूछे जा सकते हैं, लैंगिक जनन चरण, या इसमें से छोटी छोटी वीर्य सेचन, ठीक है, आप ये प्रसव, ठीक है, ऐसी डेफिनेशन है वो पूछ सकता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण, ठीक है। आगे इनमें से एक डायग्राम इस बार पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक डायग्राम तो पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखना है। अंडाशय की अनुप्रस्थ काट, इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, सगर्भता, इनकी दोनों की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ठीक है, इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। भ्रूण परिवर्तन पूरा 3 नंबर का पूछा जा सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये याद रखना है आप। ठीक है, तीसरा चैप्टर है हमारा, है ना, जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य में ज्यादा इतना नहीं, 2 नंबर का ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनेगा इसका। ठीक है, लेकिन 2 नंबर में भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, एक तो उल्फ वेदन विधि,
एमनियोसेंटेसिस और एक एमटीपी। ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये दो टॉपिक आपको याद रखना, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। ठीक है, कौन सा संक्रमित डिजीज हो सकता है, असंक्रामक डिजीज पूछ सकते हैं वो। ठीक है, या फिर ये भी पूछ सकता है वो कि इनमें से आपको कोई रोग दे देगा, इनमें से कहते हैं कौन सा जीवाणु जनित है। ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला है इंपॉर्टेंट, यहां से बड़े 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे बेटा इसमें से। और 5 से 6 नंबर में इस बार चांस बन रहा है बेटा, सिंपल से क्वेश्चंस बनने वाले हैं इस चैप्टर में से। ठीक है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस वो नहीं पूछेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है ज्यादा से ज्यादा वो डाई हाइब्रिड क्रॉस दे देगा। हाइब्रिड मेंडल का जो संकरण है, दो संकरण, एक तो मोनो हाइब्रिड, एक डाई हाइब्रिड, उसमें से डाई हाइब्रिड जो पूछ सकता है, ये क्रॉस आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ, आनुवांशिक विकार के अंदर हीमोफीलिया पूछा जा सकता है। ठीक है, संलग्नता पूछी जा सकती है। मानव निदान में बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये भी पूछ सकता है। और जो अपवाद है, अपवाद में ये दो अपवाद याद रखना है, बड़े इंपॉर्टेंट है। जो अपवाद बताए गए हैं कौन कौन से हैं, 4 अपवाद है। एक तो है अपूर्ण प्रवाहिता, एक सप्रवाहिता, बहुविकल्पा, बहुजीव। उनमें से ये दो पूछ सकता है, या तो अपूर्ण या फिर बहुप्रवाहिता, इन दोनों में से पूछ सकता है। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले। ठीक है, चैप्टर कौन सा, 5। ठीक है, वंशागति का आणविक सिद्धांत। वंशागति के आणविक सिद्धांत में इस बार वो मॉडल पूछ सकता है। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें से। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन पूछ सकता है वो। डीएनए रेप्लिकेशन में दोनों याद है ना, प्रतिकृति भी पूछ सकता है उसकी। ठीक है, और उसके अलावा जो है सेमी कंजर्वेशन जो मॉडल है वो भी पूछा जा सकता है। तो दोनों में से एक पूछा जा सकता है इस बार। ठीक है, न्यूक्लियोसोम की संरचना, डीएनए पैकेजिंग, ये भी पूछी जा सकती है। मानव जीनोम परियोजना और लेक ऑपरेट मॉडल। लेक ऑपरेट मॉडल के थोड़े कम चांस लग रहे हैं मुझे, लेकिन क्या है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा भी गया है, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। ठीक है, लेकिन ये आपको इनमें से कोई एक ना एक टॉपिक आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 6। ठीक है, इसमें 3 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे बेटा, ज्यादा ज्यादा। इसमें से कितने नंबर के पूछ सकता है, इसमें भी 6 नंबर से 6 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे इसमें से। ठीक है, इसमें 3 नंबर के बनेंगे। उसमें डार्विन का सिद्धांत है, ये याद रखना, जैसे अनुकूली विकिरण है। ठीक है, और इसके अलावा और भी है, युगात्मक की उत्तरजीविता का है। ठीक है, तो ये सार्वनी वाला जो अपना ब्रांचेस जो टॉपिक है वो वाला भी जो सिद्धांत है, ये तो 2-3 सिद्धांत जो दिए हुए हैं वो सिद्धांत इसी के अंतर्गत आने वाले हैं। और समजात समवर्ती, इसके अलावा समजात समवर्ती को अपसारी या फिर अभिसारी विकास के रूप में भी पूछा जा सकता है। बाकी छोटे क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, कैसे पूछ सकता है, जैसे हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत के बारे में पूछ सकता है वो। इसके अलावा जो है, हालांकि हार्डी-विनबर्ग का कम चांस लग रहा है मुझे, लेकिन उसकी शर्तें पूछ सकता है वो, तो ये याद रख लेना। बाकी मानव विकास में ज्यादा नहीं पूछेगा वो, या तो निडल थल की, आप ये कह सकते हो निडल थल की विशेषता पूछ सकता है वो, मस्तिष्क के बारे में पूछ ले वो, उसकी क्षमता पूछ ले। ठीक है, या फिर जो है एक आप ये कैसे, और तो नहीं लगता है कि मुझे उसमें से निडल थल के अलावा कुछ और पूछने वाला है। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, अगला है 7 चैप्टर। ठीक है, 7 चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में है। उनमें से एक रोग है मलेरिया। मलेरिया में प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, आएगा ही आएगा, ये मान लो। 3 नंबर का क्वेश्चन चांस है, 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, आएगा ही आएगा, या फिर ये प्रतिकृति पूछ सकता है। ठीक है, इन दोनों में से एक मुझे काफी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं कि इन दोनों में से एक तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, डायग्राम सहित। ठीक है, तो ये दोनों में से एक आपको याद करना है, दोनों याद करने वैसे। ठीक है, टीकाकरण और एलर्जी पूछ सकता है वो। सक्रिय और निष्क्रिय में अंतर पूछ सकता है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सक्रिय और निष्क्रिय में क्या पूछ सकता है वो, अंतर पूछ सकता है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से 7 चैप्टर हमारे कंप्लीट। 7 चैप्टर में से ये टॉपिक जो है बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि जो है आपको फिर लिखने में थोड़ी मदद मिल सके।
अब देखो बेटा 7 चैप्टर हो चुके हैं, 8वां चैप्टर ये है, इसको थोड़ा बाद में करेंगे, ठीक है ना, इसको मैं बताऊंगा कि बाद में करेंगे, ठीक है। इधर आ जाओ, 8वां हो गया, अब 9वां और 10वां जो बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित 2 चैप्टर है, ठीक है, सिद्धांत और उपयोग, उसके जो उपयोग है, ठीक है। तो इन दोनों का जो अलग अलग चैप्टर है 9 और 10वां, इन दोनों को एक साथ में लिख रहा हूँ कि सारे इनके सबके टॉपिक जो है एक साथ लिख रहा हूँ। कौन कौन से टॉपिक है? आरडीएनए, पुंजोगत डीएनए तकनीक के बारे में बताना है आपको, ठीक है, इसके बारे में पूछ सकता है। पीसीआर पूछ सकता है बेटा, इस बार बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पीसीआर पूछ सकता है, याद रखना है आपको। इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक, डीएनए के टुकड़ों को अलग अलग करना, इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक, ये फोटोकॉपियां बनाने वाला है, और 2 डीएनए को वांछित और जो वाहक डीएनए होता है उन दोनों को जोड़ते हैं तो जो बनता है वो क्या बनता है? आरडीएनए। तो ये इस प्रकार से जो ये आप यह तीनों टॉपिक जो है बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अगला है बीटी कपास, इसके बारे में पूछ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। जीएमओ, इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है, उपयोग पूछ सकता है, जीएमओ में पादप पूछ सकता है, कौन कौन से पादप है इनके बारे में पूछ सकता है। इंसुलिन, कृत्रिम इंसुलिन का निर्माण, ये क्रिया थोड़ा कम इंपोर्टेंट लग रहा है लेकिन मैंने डाल दिया है, पूछ आ सकता है, छोटा मोटा क्वेश्चन इसमें से पुटअप हो सकता है, ठीक है। जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी, ये पूछ सकता है, ठीक है ना, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अगला है 11वां, इसमें से चर घातांक की वृद्धि के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। समष्टि को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। और जो आप ये जो जैविक अन्योन्य क्रियाएं हैं, ठीक है, वो जैविक अन्योन्य क्रियाओं में इंपॉर्टेंट एक क्रिया है स्पर्धा, ठीक है। तो जीवों के मध्य जो क्रियाएं होती है उन क्रियाओं में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है बेटा? स्पर्धा है, ठीक है। तो स्पर्धा मैंने रख दिया है इसके अंदर, बाकी के बोजिता, ठीक है, कारिता, ठीक है। तो ये इतनी जो परजीविता, ये जितने भी हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है स्पर्धा, कंपटीशन, ठीक है। तो कंपटीशन को याद रखना है आपको। 12वां चैप्टर आ जाता है, 12वें चैप्टर में उत्पादक याद रखना है आपको, खाद्य जाल याद रखना है और अपघटन याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये समष्टि वाला चैप्टर है, ठीक है, पारिस्थितिकी वाला, ये पारितंत्र। पारितंत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, इसमें से भी 4 से 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन बनता है इसमें से, या तो वो ये पूछ सकता है आपसे, पिरामिड वाला पूछ सकता है, ठीक है, पिरामिड का कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है, इस बार भी वार्षिक में भी आया है, ठीक है, और पिछले साल भी इसका क्वेश्चन बना है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस बार कम चांस है इसके, इसलिए ये टॉपिक जो है इनमें से पूछा जा सकता है, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में, ठीक है। इसके अलावा जो है और भी कौन से टॉपिक है देखो, हाँ, एक अपघटन, अपघटन जो है उसकी चरण है वो याद रखना है, अपघटन की क्रिया की चरण जो है वो याद रखना, वो पूछ सकता है। इसमें से एक एक क्वेश्चन भी बना, खनिजीकरण क्या है, होमिसिफिकेशन क्या है, ये भी पूछ सकता है, डेफिनेशन भी बन सकती है इसमें। खाद्य जाल इस बार इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, 3 नंबर में पूछ सकता है ये खाद्य जाल, 4 नंबर में से भी पूछ सकता है खाद्य जाल संबंधित खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है वो। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन इसमें से बनाकर वो 4 नंबर का एक क्वेश्चन बना सकता है इसमें से, ये भी याद रखना। अगला है चैप्टर 13, ठीक है, चैप्टर लास्ट चैप्टर है जैव विविधता है हमारा। जैव विविधता में इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे बेटा, और छोटे क्वेश्चनों में से इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? डाटा याद रखना है। इस बार पूछ सकता है वो डाटा पूछ सकता है, तो इसीलिए याद रखना, उसके जितने भी डाटा है वो याद रखने हैं छोटे क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। बाकी जो बड़े क्वेश्चन बनेंगे, या 2 नंबर की डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है, या 3 नंबर का कोई सवाल पूछ सकता है, तो उनमें से ये टॉपिक है। तो जैव विविधता के सत्य के कारण पूछ सकता है वो, ठीक है, रिवेट प्रॉपर परिकल्पना पूछ सकता है वो, स्वस्थानीय संरक्षण, ठीक है, स्वस्थानीय संरक्षण पूछ सकता है, ये याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अक्षांश प्रवणता पूछा, इसमें से संबंधित ये भी पूछ सकता है कि शीतोष्ण प्रदेश के मुकाबले आप ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादा जैव विविधता क्यों देखी गई है, ये भी पूछा जा सकता है। क्या कारण है, ऐसे कारण बताओ कि उनमें ये होता है। या फिर ये भी पूछ सकता है जैसे शीतोष्ण प्रदेशों में आम नहीं उगता है, जबकि जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आम उगता है, क्या कारण है। तो ऐसे छोटा मोटा कोई ना कोई एग्जाम्पल बनाकर क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसे पूछ सकता है। तो अक्षांश
प्रवणता से संबंधित क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो याद रखना है आपको, तो ये टॉपिक भी बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए बेटा, देखो इसमें से दो टॉपिक आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो वाहित मल का उपचार। वाहित मल के उपचार में द्वितीयक उपचार आपको याद रखना है। क्या याद रखोगे? द्वितीयक उपचार। ठीक है, और जैविक उत्पादों में, जैविक जो उत्पाद है, ठीक है, उनमें कृषि में क्या महत्वपूर्ण योगदान है उनका, जैविक उत्पादों का, ठीक है, वो आपको याद रखना है। ये पूछ सकता है। बाकी इनमें से क्या क्वेश्चंस बनेंगे, तो इसके लिए मैं एक फ्लोर चार्ट आपके लास्ट में डाल दूंगा। ठीक है, अभी जस्ट स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा फ्लोर चार्ट। इस फ्लोर चार्ट के माध्यम से जो है हम इसको समझ लेंगे कि भाई कौन कौन से ऐसे छोटे क्वेश्चन या रिक्त स्थानों में से इसमें से रिक्त स्थान ज्यादा पूछेगा बेटा। 2 या 3 रिक्त स्थान इसमें से आने की संभावना है। ठीक है, तो दो, कम से कम 2 तो मान ही लो आप, 2 रिक्त स्थान तो इसमें से आएंगे ही आएंगे। तो यानी रिक्त स्थान इसमें पूछ सकता है। छोटे छोटे क्वेश्चन भी इसमें से बन जाते हैं, तो उन छोटे छोटे क्वेश्चनों को, ठीक है, उनको कवर करेंगे अपन। इसलिए जो है उसका एक फ्लो चार्ट में अलग से लेके आया हूँ। ठीक है, इसलिए सबसे लास्ट में इसको रखा है, 8वें चैप्टर को सबसे लास्ट में रखा है। ठीक है, तो अब इस फ्लो चार्ट को हम देख लेते हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद जो है इसका फ्लो चार्ट देखेंगे हम। देखो बेटा, इस फ्लोर चार्ट में आपको जो पहला पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसमें देखो तो साइक्लोस्पोरिन ए जो औषधि है उसका उत्पादन जो है वह ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग जो है वह किस में किया जाता है बेटा? अंग प्रत्यारोपण में किया जाता है। तो दूसरी लाइन दे रखी है, साइक्लोस्पोरम ए का उपयोग अंग प्रत्यारोपण में किया जाता है। तीसरी लाइन है बेटा, स्टेरिन का उत्पादन जो है मोनोस्कस परफ्यूरियस नामक कवक है उसके द्वारा किया जाता है, और यह जो है रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने का कार्य करता है। अगला पॉइंट हमारा है, स्ट्रेप्टोकाइनेज का उत्पादन जो है स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु द्वारा होता है, और ये थक्का स्फुटन में उपयोगी होता है। दूसरा है बेटा, अगला है हमारा, भारतवासियों में डीडीटी की सांद्रता 13 से 31 ppm हो गई है। ये आपको ये कह सकते हो रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला है पेनिसिलिन का उत्पादन। पेनिसिलिन का उत्पादन जो है पेनिसिलियम नोटेटम द्वारा कवक से निकाला जाता है। ये दवाई है हमारी पेनिसिलिन, द्वितीय विश्व युद्ध में इसका उपयोग किया गया था। तो ये भी याद रखना है आपको। अगला है सिट्रिक अम्ल का उत्पादन एस्परजिलस नाइगर द्वारा किया जाता है। लैक्टिक अम्ल का उत्पादन जो किया जाता है बेटा लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा किया जाता है, जिससे अपन आप ये कह सकते हो दूध से दही बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं ये। एसिटिक अम्ल का उत्पादन जो है एसिटोबैक्टर एसिटाइल जीवाणु द्वारा किया जाता है। और अगला जो है ब्यूटेरिक अम्ल जो है उसका उत्पादन जो है बेटा वो किया जाता है क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारा पेक्टिनेज एंजाइम का उपयोग जो है वह कड़वेपन के लिए यूज करते हैं अपन। फलों का जो रस है उसके जो कुछ फल कड़वे होते हैं तो उनके कड़वेपन को दूर करने के लिए करते हैं। साथ में इसका उपयोग जो है अपन आप ये कह सकते हो एक तरीके से रसों को साफ करने में भी करते हैं अपन। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। जो जूस बनाते हैं पारदर्शी बनाने के लिए उसमें भी उपयोग किया जाता है इसका उपयोग। प्रोटीएज एंजाइम का उपयोग चमड़े के शोधन में करते हैं। प्रोटीएज एंजाइम का उत्पादन जो आप ये कह सकते हो कि उसका उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो एस्परजिलस नाइगर द्वारा होता है। अगला है लाइपेज एंजाइम का उपयोग जो है कपड़े पर लगे धब्बों को